हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल पूरी तरह से अपने घर पे सुरक्षित होंगे। और लॉकडाउन की वजह से जो भी स्टडी का लॉस हुआ है उसको हम जल्दी कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑनलाइन लेक्चर में इतना मज़ा नहीं आता जितना कि फेस टू फेस हम क्लास लेते हैं उसमें आता है। आप प्रॉब्लम साथ साथ पूछ सकते हो उसमें। फिर भी जैसा भी है हम एक कोशिश करने जा रहे हैं ऑनलाइन। आपकी ऑनलाइन कहिए या आप जो भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। 11th क्लास में जो फिजिक्स है वो एक बेसिक फिजिक्स है, सारी की सारी फिजिक्स। मतलब उस फिजिक्स में आपने देखा होगा कि सारा का सारा जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था वो सारा फिजिकल डेली लाइफ से रिलेटेड था। हालांकि सारी फिजिक्स ही डेली लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन वो एक ऐसा पार्ट है 11th का जो बिल्कुल जैसे हम जी रहे हैं इस पार्ट को, वो वाला पार्ट सारा का सारा फिजिक्स का 11th में। पूरी पूरी मैकेनिक्स हम कह दें उसमें, थर्मोडायनेमिक्स है या जो भी है, सारा का सारा पार्ट बड़ा ही जबरदस्त है। और 12th की जो फिजिक्स है वो थोड़ा सा हटके है 11th से। अगर हम 11th की फिजिक्स को मैक्रो फिजिक्स कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। 12th की फिजिक्स है जो वो माइक्रो फिजिक्स की टर्म में अगर हम इसका जिक्र करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 12th की फिजिक्स आमतौर पर ऐसी फिजिक्स है जो अमूमन एकदम ऐसे देखने से हमें महसूस नहीं होती है। काफी सारे मतलब उसमें कंसेप्ट हम देखेंगे। कुछ टॉपिक आपने पहले पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसी फिजिक्स भी आएगी जैसे ऑप्टिक्स भी आएगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी आपने हल्के से पढ़ा हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स नए नए टॉपिक पढ़ोगे आप, पूरी तरह से नई फिजिक्स है 12th में। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। कुछ सिलेबस का टॉपिक रखा है सीबीएसई ने, आपकी बार पिछली बार ही कर दिया था। 9th यूनिट भी बहुत कम रह गई सेमीकंडक्टर वाली। सिलेबस कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बात है कि हम उसे करें कैसे। दोनों तरीकों से आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। जब हम 11th क्लास की बात कर रहे थे तो फिजिक्स मैंने बताई जैसे बड़ी हटके फिजिक्स है, और 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो उससे थोड़ा सा हटके है। लेकिन मजा आएगा आपको 12th की फिजिक्स करते हुए। फर्स्ट जो यूनिट है 12th क्लास की वो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसका, ताकि हम कल से अपनी प्रॉपर क्लास शुरू कर सकें। एक ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक जो लेक्चर मैं जैसे यहाँ से बोल रहा हूँ, एक प्रकार से रिव्यू टाइप है कि आप बताएं कि साउंड क्वालिटी ठीक है या नहीं है। बोर्ड के ऊपर जो भी हालांकि कुछ नहीं लिखूंगा मैं, फिर भी बोर्ड सफिशिएंट लग रहा है, अप्रोच ठीक है, मतलब क्लैरिटी ठीक है, मतलब आवाज बिल्कुल सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा सा आज हम नोट करेंगे। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the study of charge particles at rest। और जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब वर्ड हम यूज कर लेते हैं मींस चार्ज इन मोशन, तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कंसेप्ट बन जाता है। वो बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, लेकिन हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक ही फोकस करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हालांकि थोड़ा बहुत पार्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी, या जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वहां भी हम इसकी बात करते हैं, लेकिन मेन फोकस अभी फिलहाल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे रहेगा। अब क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? The branch of physics which deals with the study of charge particle at rest. Now, what is charge? Charge is the fundamental property or basically the intrinsic property of a material. जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, वैसे ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल, by which a body can produce an electric effect, or we can say that जब वो मोशन में आ जाती है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ठीक है ना, ये बातें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे जाके करेंगे इनको अच्छे से। तो चार्ज हमें समझ में आ गया, व्हाट इज चार्ज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमें जिससे जो एक्सपीरियंस होता है हमें वो उसकी वजह से होता है। चार्ज दो टाइप का होगा, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो दो टाइप का है। कौन कौन सा? नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज।
अब क्वेश्चन ये है कि मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग क्या है। हम यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का बेसिक सा मीनिंग ये लेके चल रहे हैं कि जो सब्सटेंस है, कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी या कोई एलिमेंट, जैसे हम किसी आइटम की बात करें, अगर वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले जितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी आइटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। जैसे सोडियम का एग्जांपल लीजिए आप, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी 11, तो नेट चार्ज हम कहेंगे प्लस, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज कंसिडर और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो दोनों का नेट जो चार्ज होगा वो 0 होगा, मतलब कोई चार्ज एसोसिएट हुआ नेट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली वैसे तो उसके पास -11 चार्ज है और +11 चार्ज है ई की टर्म्स में अगर हम बात करें, लेकिन चार्ज का नेचर दो टाइप का हम यहाँ डिस्कस करें, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज हमें मिलता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है। इलेक्ट्रॉन आपका, जैसे हमें कई बार देखते हैं कि जैसे सोडियम का एग्जांपल मैंने लिया, क्लोरीन का एग्जांपल लिया, तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, किसको ट्रांसफर कर देता है, क्लोरीन को, क्लोरीन उसको ले लेता है, तो क्लोरीन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया उसके ऊपर, क्लोरीन आयन, नेगेटिव आयन, आपने इतना पढ़ा होगा। और सोडियम अपना एक चार्ज इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें पता चल गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब भी एक बॉडी के अंदर, कोई बॉडी अगर हम बात कर रहे हैं, उस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज आ गया, जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब वो कहीं से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तभी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, और किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब वो कैसे आया है, जब उसके इलेक्ट्रॉन वहां से कोई इलेक्ट्रॉन उसके कम हो गए हैं। और जब इलेक्ट्रॉन कहीं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है उसके साथ, जब बॉडी को चार्ज हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, जब चार्जिंग कर रही है, तो मास ही ट्रांसफर होता है। कोई चार्ज किसकी वजह से आया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का अपना मास है या नहीं है, बिल्कुल है। तो मास अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मास, जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो साथ में कुछ ना कुछ मास अपना लेके आ रहा है। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस द बॉडी विल गेन और लॉस द मास आल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट हम अगर हम कहें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, क्योंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का हमने जिक्र किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें चार्ज का जो है महसूस हो रहा है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, कोई बेसिक सी बात है, कोई लंबी चौड़ी तो बात नहीं, पहले भी आपने इस बात को से आइडिया होगा, बिल्कुल जरूरी सी बात है। अब चार्ज की अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मास के अपने प्रॉपर्टीज, जैसे चार्ज की भी अपनी प्रॉपर्टीज है। चार्ज की बेसिकली एक प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, चार्ज कभी चार्ज जीरो भी हो सकता है। कहते हैं ना, ए बॉडी हैविंग जीरो चार्ज, नेट चार्ज, कुछ चार्ज जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास हमेशा आपने देखा होगा, मास ऑलवेज बी पॉजिटिव। चार्ज को आमतौर पर जो यूनिट है, जो मेजरमेंट यूनिट है चार्ज की, कूलाम है, कूलाम में मापते हैं, और मास को आपने पता है कि 1 किलोग्राम में मापते हैं, क्योंकि बड़ा काफी अच्छा रिलेशन है, बताता हूँ आपको कैसे हम देखते हैं। चार्जेस की वजह से जो बॉडी में हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट फोर्स टर्म्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर वो रेस्ट पे हो, और अगर दो बॉडी रेस्ट पे हैं, उनके मास की वजह से हम जो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने जैसे दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उन्हीं दो मासेस के बीच में जो रेस्ट पे है, उनके बीच में मास की वजह से जो फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस की वजह से है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बट मासेस की वजह से जो फोर्स हम कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की, किसी भी, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम कहेंगे, तो मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन के पास भी, प्रोटॉन के पास भी। बगैर मास के, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बगैर मास के, विदाउट एनी मास देयर विल बी नो चार्ज। चार्ज की एग्जिस्टेंस तभी होगी जब मास की एग्जिस्टेंस, लेकिन चार्ज
के बगैर भी मास की पॉसिबिलिटी है। जैसे न्यूट्रॉन का एग्जांपल हम लेते हैं, हालांकि वैसे तो न्यूट्रॉन भी कभी कांस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन नेट चार्ज क्या है उसका जीरो है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का चार्ज अगर जीरो है लेकिन उसके पास मास है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है जिसके पास मास हो, मास ना हो और चार्ज हो। आप फोटोन का एग्जांपल लेते हैं, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? जीरो, तो उसका चार्ज नेचुरली जीरो ही है, मास भी नहीं है उसके पास, तो चार्ज भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल हमें देखने को नहीं मिलेगा जिसमें बॉडी का मास तो हो, मास तो ना हो लेकिन चार्ज हो, ऐसा कोई भी एग्जांपल हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चार्ज जो है मोशन जब करता है, चार्ज मोशन में है, जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है मोशन में है, या कोई बॉडी चार्ज बॉडी मोशन में है, तो मोशन की वजह से उस चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि मास के ऊपर फर्क पड़ता है। आइंस्टाइन का अगर मास रिलेशन आपने देखा हो, अगर एक बॉडी का मास m है, m नोट है रेस्ट पे, और अगर वो किसी स्पीड v से मूव कर रहा है, वो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल बॉडी कोई मूव कर रही है, उस बॉडी का जो मास है वो है, उस स्पीड है जो वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर उस बॉडी के मास पे इफेक्टिव मास हमें वही होगा जो उसका मास रेस्ट पे है, कोई ज्यादा पर बिल्कुल भी फर्क आप माइनूटली फर्क ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही बॉडी 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोच कोई स्पीड लेके दौड़ना शुरू कर दे या ऐसी स्पीड ले ले, उस टाइम उस बॉडी का जो मास इफेक्टिव मास है वो बढ़ जाता है, लेकिन चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हमारे सामने थे। मास कंजर्वेशन भी फॉलो होता है, हालांकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन बाद में आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन ऐसी आई थी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ऐसा हमें मतलब ये एक्सपीरियंस भी और मतलब एक्सपेरिमेंट से भी ये बात प्रूव हो चुकी है। जैसे एक बड़ा आसान सा एग्जांपल गामा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वो गामा रेडिएशन जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है ना, और अगर उसकी एनर्जी 2m0c² से ज्यादा हो, m0c² हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ रेस्ट पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन की रुके हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको हम रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं, उसके केवल मास की वजह से जो एनर्जी होगी कांस्टेंट मास की वजह से, तो होगी m0c²। तो अगर गामा रेडिएशन जो आ रही है वो किसी मैटर से टकरा रही है आके, और उसकी एनर्जी गामा रेडिएशन की एनर्जी फ्री स्पेस, अगर हम गामा उसकी एनर्जी की बात करें, उस गामा रेडिएशन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी से डबल है, दुगना है या उससे ज्यादा है। तो जैसे वो इंटरेक्ट करेगा तो वो गामा रेडिएशन अपने आप को दो पेयर में तोड़ लेगी, दो पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे पेयर? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और मास जिसका 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जिसका मास इलेक्ट्रॉन से लगभग अप्रोक्सीमेटली 1846 टाइम्स ज्यादा है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लेकिन पॉजिट्रॉन क्या होगा? पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है, यानी एंटी पार्टिकल जिसको हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन से उल्टा। तो जब भी गामा रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करती है ना, तो वो किस में टूट जाती है? वो इलेक्ट्रॉन और होल में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? पेयर प्रोडक्शन। यहाँ दो बातें प्रूव होती हैं, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास भी प्रूव हो रहा है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास भी प्रूव हो रहा है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी प्रूव हो रहा है। कैसे? गामा रेडिएशन जब तक वो इंटरेक्ट नहीं की थी किसी मैटर से, तब तक वो केवल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, नेट चार्ज 0 है। जैसे इंटरेक्ट किया उसने एकदम से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना माइनस का उतना है, पॉजिट्रॉन पे क्या है? प्लस का है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। और पहले गामा रेडिएशन पे चार्ज कितना था? 0। तो पहले बनने से पहले भी 0 और बनने के बाद भी 0, तो नेट चार्ज क्या हुआ? 0 हुआ। लेकिन दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब गामा रेडिएशन केवल एनर्जी थी, जैसे ही वो इंटरेक्ट होके फिर वो किस में टूट गई? मैटर में। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल हो गया ना, और पार्टिकल क्या है? मैटर है। इसका मतलब यहाँ एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर दिया। और इलेक्ट्रॉन और होल जो बने हैं अपने इसमें स्पेस में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल बने हैं वो
कुछ टाइम के बाद फिर एनिहिलेट करते हैं, वो मिल जाते हैं आपस में। और इलेक्ट्रॉन और होल जब आपस में कंबाइन करते हैं वापस वो बना देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी फिर एनर्जी बन गई। तो दोनों बातें हो गई ना, मास मिलके एनर्जी बना रहे हैं और एनर्जी ने मास बना दिया। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों, दोनों ही सिचुएशंस में पहले भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, नेट चार्ज क्या है, दोनों का मिलकर 0 है, और उसके बाद भी अगर देखेंगे तो भी नेट चार्ज क्या है, 0। तो चार्ज ऑलवेज बी ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। लेकिन इसको कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनेगी, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। द पॉइंट इज टू रिमेंबर हियर इज दैट आइसोलेटेड सिस्टम। अब जैसे आप कहोगे सर सोडियम था, एक क्लोरीन था, अब जब तक वो इंटरेक्ट नहीं किए थे सोडियम पे भी नेट चार्ज 0 है, क्लोरीन पे भी नेट चार्ज 0 है। लेकिन जैसे क्या किया, उनकी फॉर्मेशन हुई, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसपे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपको कहते हैं कि पहले चार्ज अगर 0 तब भी 0 आना चाहिए। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन पे नेगेटिव आ गया, अब कहोगे सर इस पे नेगेटिव आ गया है तो इस पे भी 0 आना चाहिए था। अब बच्चे वो इंडिविजुअल नहीं रहे, अब वो दोनों मिलकर उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है। अब सिस्टम क्या बन गया है हमारा, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड सिस्टम का आप नेट चार्ज देखिए, सोडियम पे +1, क्लोरीन पे क्या है -1, तो नेट चार्ज क्या हुआ, 0। पहले भी क्या था, 0। तो इसीलिए चार्ज कंजर्वेशन हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम कहेंगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये एक चार्ज की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद चार्ज हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रोड्यूस द चार्ज। द बेसिक सा पॉइंट है, नेक्स्ट जब हम लेक्चर होगा उसमें हम अपने मेन उस पे आएंगे, कांसेप्ट पे आएंगे। हाउ वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 3 मेथड्स। चार्ज को हम 3 मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्शन, चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन, चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। देखो दो केस में तो बड़े एक्चुअल कांटेक्ट होता है बॉडी का, लेकिन एक केस ऐसा जिसमें एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैं जो ऑब्जेक्ट पे रब कर रहा हूँ, एक ग्लास रोड ले ली और एक मैंने सिलिकॉन का क्लॉथ ले लिया। जब उसको जोर से रब करेंगे तो दोनों बॉडीज में जो फ्रिक्शन फोर्स हम ऐसे मतलब रब करते हैं, रब करने से आप देखते हो अपने हाथ का टेम्परेचर क्या करता है, राइज कर जाता है। सर्दियों में आम तौर पर हम ऐसे करते हैं, तो टेम्परेचर राइज करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस पे, जो दोनों बॉडीज के सरफेस पे, तो जो बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी निकलने की, तो क्या करेंगे, वो एनर्जी गेन करके वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे चला जाएगा। तो जिससे इलेक्ट्रॉन गया है वहां पॉजिटिव चार्ज, जिस पे गया है उस पे नेगेटिव चार्ज। अब एक पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जब हम बॉडी ऐसे रब कर रही है, आपको याद होगा 11th में आपने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट शुरुआत में कहा गया था कि फ्रिक्शन जो है ना, वो फ्रिक्शन में जो है रफनेस की वजह से होता है। केवल यही एक बेसिक रीजन माना गया कि फ्रिक्शन रफनेस की वजह से होता है। लेकिन जब हमने देखा कि जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस हम कर देते हैं, देन द फ्रिक्शन विल इंक्रीज रेदर देन डिक्रीज। वो इंक्रीज कर जाता है डिक्रीज करने की बजाय। तो फिर ऐसा हुआ कि अगर स्मूथ, अगर रफनेस की वजह से था, स्मूथ होने पर तो ये घटना चाहिए था, लेकिन बढ़ क्यों गया। उस केस में क्या हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो थे ना, उसके आपस में कांटेक्ट में आए, जब रब कर रहे थे तो चार्ज क्रिएट होता है, चार्जिंग। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो क्या करता है, हमको बाइंड अप करता है, वो जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। तो इसीलिए फ्रिक्शन का जो मॉडल, जो अप्रोच आई निकल के, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ओरिजिन। तो उसका जो इलेक्ट्रिक इन ओरिजिन हम कहेंगे जो फ्रिक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हम यही कह रहे हैं कि जब भी आप बॉडी को ऐसे रब कर रहे हो या, तो उससे क्या होगा, जो चार्ज क्रिएट हुआ है जो, वो चार्ज उस सरफेस पे ठहर जाएगा, ठहरा हुआ रहेगा। क्योंकि हम इंसुलेटिंग पार्ट से जैसे उसको पकड़े हुए, दोनों को हमारी बॉडी जो हम पकड़े हुए हैं हैंड से, तो ग्लव्स हमने डाल लिए मान ली, तो ग्लव्स हमारे क्या है, इंसुलेटिंग है। तो जब इसको रब करोगे तो उस बॉडी को जहां चार्ज इकट्ठा हुआ है उसको पाथ नहीं मिला फ्लो होने का, और जब तक चार्ज फ्लो होने का पाथ नहीं मिलेगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हमारा चार्ज है वो स्टैटिक इन नेचर है, और इसी को हम आमतौर पर इसमें पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था। तो जितना चार्ज इस पे नेगेटिव आया है उसको उतना क्या होगा, दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा केस है कंडक्शन। एक बॉडी है वो चार्ज बॉडी है, और दूसरी जो बॉडी है हमारे पास वो बॉडी अनचार्ज है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें
मान लेते हैं ये दो बॉडी है, दो मेटल हम कह सकते हैं, मैंने गलत डाले हुए हैं। इस मेटल को मैंने चार्ज कर दिया, इसके मान लें कुछ चार्ज दे दिया मैंने, 20 कूलम दे दिया, जो भी है, ठीक है। तो जैसे ही क्या करेंगे हम, इस बॉडी को इसके साथ, ये मान लिया अनचार्ज बॉडी है, तो मैंने जैसे इससे टच किया तो टच करते ही क्या होगा, इस बॉडी पर भी उसी नेचर का चार्ज आएगा जो इस नेचर पे है। फ्रिक्शन में आपने क्या देखा था, फ्रिक्शन में क्या था बच्चा, अगर इस पे पॉजिटिव है, इस पे क्या था, नेगेटिव था। लेकिन यहाँ जब हम इसको रब करते, यहाँ रब करके इसको साथ टच करते हैं, तो टच करते ही हम क्या देखेंगे कि इस पे वही चार्ज आएगा जो इस पे, दोनों पे चार्ज सेम होगा, नेचर सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते हम। मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए कंडीशन जरूरी ये है कि अगर एक आइडेंटिकल बॉल है जिसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, सेम आइडेंटिकल बॉल अगर हमने ले ली है और जब उनको टच करते हैं हम, तो उस दूसरी बॉडी पर भी बराबर चार्ज आ जाएगा। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन नेचर क्या होगा, सेम होगा जब भी हम बॉडी को टच करवा रहे हैं। और तीसरा केस है चार्ज बाय इंडक्शन। दैट इज द very important and a very good method to charge a body without any actual contact. How it is possible? बड़ा आसान सा एग्जांपल है, हम अपने इसमें लाइफ में बहुत सुबह सुबह यूज भी करते हैं। हमारे सिल्क का जो कपड़ा हम देखते हैं, कोम का एग्जांपल हम लेते हैं, तो कोम जैसे हम ड्राई हेयर में बार बार कोम लगा चलाते हैं ऐसे, तो जब ड्राई हेयर है तो वो फ्रिक्शन के साथ कोम पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, कोम चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब उस चार्ज कोम को आप किसी कागज के टुकड़े के पास अगर लेके जाएं, हालांकि मेरे हेयर अभी गिले हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, सारे कपड़े के साथ भी ऐसे हो जाए, अगर कोई कागज का छोटा सा टुकड़ा देखें लेके शायद पॉसिबिलिटी हो जाए अभी। लेकिन अगर हेयर की बात हम करें, ड्राई हेयर पे इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको जैसे रब करवा के अच्छे से और यहाँ लेके आता हूँ, ये देखिए ये आसानी से अट्रैक्ट होगा। दैट इज द, आप कहोगे सर देखो ये जो इसमें जो चार्ज आया है वो आया फ्रिक्शन की वजह से, दिस इज द फ्रिक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में जो चार्ज यहाँ आया है, अब ये जो पेन है, प्लास्टिक का पेन जो है, ये मैं इसको नजदीक लेके गया, अब ये नहीं उठाएगा क्योंकि चार्ज इस पे हमने कर दिया, हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत बाकी है उठा लिया, ठीक है। तो जो ये आप जो फोर्स है इनके बीच में, यहाँ अब कागज तो मैंने टच नहीं करवाया था इससे, तो क्या हुआ कि जैसे किसी चार्ज बॉडी को आप एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हो, तो वो चार्ज बॉडी उस अनचार्ज बॉडी को क्या कर देगी, उसको भी चार्ज कर देगी बगैर किसी एक्चुअल कॉन्टैक्ट के। एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और एक खास बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है। देखिए इस पे कोई चार्ज था नहीं था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी से हमने एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करवा लिया। यहाँ पर ये देखिए कम आया था, थोड़ा सा अट्रैक्ट करवा लिया अनचार्ज बॉडी। इसका मतलब एक अनचार्ज बॉडी भी को भी एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, और सेम चार्ज की बॉडी को भी चार्ज अट्रैक्ट कर सकती है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? तो इलेक्ट्रिफिकेशन का जब हमें टेस्ट करना होगा, तो अट्रैक्शन का जो टेस्ट है वो ज्यादा अट्रैक्शन कहते हैं ना, श्योर टेस्ट जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन तो नहीं हो सकता, देख लिया आपने, क्योंकि एक अनचार्ज बॉडी को भी उसने चार्ज कर लिया, तो इसका मतलब पहले कागज पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर रिपेल कर दिया तो डेफिनेटली उसको पहले से चार्ज है, उसने उसको रिपेल कर दिया। अगर चार्ज नहीं है तो बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए चार्ज बॉडी, ये भी एक केस बनता है। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए चार्ज बॉडी, बट प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट बॉडी मस्ट हैव द लार्ज चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल, then second body may have positive charge but very small as compared to the first body. Then in that case the body will attract again due to electrostatic induction की वजह से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक केस हमारा। तो कल हम मुझे लगता है आज एक बार इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी हो गया है। कल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। मैंने आपको एग्जांपल बताया, उससे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, कोई रटा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, किसी भी इक्वेशन का एग्जांपल आप दे सकते हो। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दे सकते हो, चार्ज कंजर्व्ड है बिल्कुल, ठीक है। कोई भी केमिकल कंपाउंड आपने बनाया है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, कैल्शियम +2 है तो हाइड्रोक्साइड आयन -1 है, लेकिन जब बनता है CaOH की ट्वाइस बनता है ना,
तो +2 है तो वहां -2 है, नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। पेयर प्रोडक्शन का एग्जांपल मैंने दिया आपको, एनिलेशन का एग्जांपल मैंने दिया, दो बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे क्वेश्चंस में भी काफी जरूरत पड़ेगी उसकी, और जो साथ हम उसके क्वेश्चन करेंगे, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे वो अफेक्ट करता है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कल का लेक्चर हमारे लिए जो एक प्रकार से पहला लेक्चर होगा, आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। उम्मीद है अगर कोई कुछ कमी रही तो बच्चों जरूर फीडबैक दें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर को हम बहुत अच्छे से और आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ताऊ जी।